सो आज हम लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है। अम, अब हम आहिस्ता आहिस्ता असल में शिफ्ट हो रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। तो उससे पहले हमें कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स एटम को किस तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। दोनों थेरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटम का मॉडल क्या है। आज हम लोग दो तरह के मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। मैं पहले आप लोगों को क्लासिकल मॉडल के बारे में बताऊंगा। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए मोटिवेशन आप लोगों को नहीं दूंगा कि ये सारी चीज़ें मतलब किस तरीके से स्टार्ट हुई, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को रीडिंग असाइनमेंट दी थी सर्वे की बुक से, उसमें ये बहुत डिटेल से उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। देन थॉमसन का मॉडल आया, जे जे थॉमसन की एक्सप्लेनेशन आई, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। सो मैं इन चीज़ों की तफसील में नहीं जा रहा कि ये मोटिवेशन पीछे क्या थी। मैं सिर्फ डायरेक्ट कुछ अजम्पशंस लिखूंगा और थॉमसन मॉडल को या क्लासिकल मॉडल को एक्सप्लेन करूंगा। सो हमारा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल एटॉमिक मॉडल से, कि क्लासिकल एटॉमिक मॉडल क्या है। सो क्लासिकल एटॉमिक मॉडल से मुराद एक ऐसा मॉडल है जो क्लासिकल थ्योरी से डिस्क्राइब किया जा सके, जिसको अभी मैं बताऊंगा कि क्लासिकल थ्योरी किस तरीके से डिस्क्राइब करती है। सो कुछ चीज़ें इसमें जो मैं आप जिनको हम शुरू में एक दफ़ा पिन पॉइंट कर लेते हैं कि हम क्लासिकल मॉडल में कि हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। सो 20th सेंचुरी के शुरू में पहली डेकेड में और दूसरी डेकेड में रदरफोर्ड ने वेरीफाई कर लिया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी हाईली पॉजिटिव, मतलब किसी पॉजिटिव और मैसिव पार्टिकल के गिर्द रिवॉल्व करते हैं सर्कल्स में, ऑर्बिट्स में। सर्कल्स नहीं कहना चाहिए, इनको ऑर्बिट्स कहना चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपके पास न्यूक्लियस है। इस जिसको हम रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसके जरिए इसने साबित किया था। देन जब आपके पास दो पार्टिकल्स आ गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक एक न्यूक्लियस आ गया, तो हम यहाँ पर एक एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं जो उस दौर में थॉमसन ने क्रिएट की थी। वही बिल्कुल मॉडल इस तरीके से है कि आपके पास सोलर सिस्टम में दरमियान में सेंटर में सन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब डेफिनेटली ये रेवोल्यूशन, ये जो सर मोशन है, ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से हो रही है, और यहाँ पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ग्रेविटी की फोर्स है। लेकिन अगर अब हम इन फोर्सेस को ज़हन में निकालते हैं और हम सिर्फ ये देखें कि यहाँ पर भी मॉडल ये है कि दरमियान में सेंटर में कोई चीज़ रखी हुई है और बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर भी न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सो किसी हद तक दोनों मॉडल्स के अंदर एक सिमिलरिटी मौजूद है। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। ये जे जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम का मतलब यही है कि ये हमारे सोलर सिस्टम की मोशन से काफ़ी हद तक रेलेवेंस रखता है, उसके साथ मुमासिलत रखता है, रिसेंबल करता है। लेकिन ये मॉडल रिजेक्ट हो गया, थॉमसन ने ही इसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी कुछ बुनियादी वजूहत थी। यहाँ पर जो प्लैनेट सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होते हैं। लेकिन हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, प्लैनेट्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये जो अट्रैक्शन है, यहाँ पर ये जो सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम है आपके पास कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये किसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। सो एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। ऑल्दो हमें पता है कि दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स का बिहेवियर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स का बिहेवियर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का होता है। लेकिन चूंकि ये एक बहुत मेजर डिफरेंस था कि इन दोनों फोर्सेस की नेचर डिफरेंट है, एक सिर्फ अट्रैक्टिव है और दूसरी जो है वो अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, जिसकी वजह से थॉमसन ने इस मॉडल को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया। सो अभी हम बहरहाल इसकी कुछ और इसको कुछ और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सिर्फ ये एक वाहिद वजह नहीं थी इस मॉडल को डिस्कस करने की, इसके फेलियर की कुछ और रीजंस भी थी। सो फेलियर ऑफ प्लानिटरी मॉडल।
हमारी जम्पशन ये है कि हम सबसे सिंपलेस्ट एटम कंसीडर करेंगे जो कि हाइड्रोजन है, और हम उसकी बुनियाद पर अपने मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, चाहे वो बोहर का एटॉमिक मॉडल हो या थॉमसन का मॉडल हो। सो यहाँ पर हमारी जम्पशन ये है कि इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम को डिस्कस कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और उसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी सिस्टम में, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग कूलम लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर, ई आर हैट, और यहाँ पर माइनस का साइन। माइनस का साइन एक तो इस वजह से आ रहा है कि आपके पास दो चार्जेस थे, Q1 Q2, जिनमें से एक चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा चार्ज आपके पास प्रोटॉन है। सो ये माइनस ई स्क्वायर दे रहा है। सो ये जो ई आर है ये असल में डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स की, इसको रेडियल यूनिट वेक्टर मैं कह सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आर इसलिए लिखा है कि आर से मुराद हम लोग ले रहे हैं रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट क्या है, क्योंकि हम असल में ये एक सर्कुलर सिस्टम है तो हमें सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उनमें तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, आर, थीटा और फाई। तो इसमें हम कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा और फाई पे, तो सिर्फ आर वाला कंपोनेंट यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, तो फोर्स इस कंपोनेंट के अलोंग लग रही होगी। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर आर के अलोंग ही यूनिट वेक्टर लिखा है। दूसरा, जहां पर नेगेटिव का साइन आ जाए, नेगेटिव का साइन दो तरह की चीजों पे इंडिकेट करता है। एक तो ये इंडिकेट करता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। सो अगर रिपल्सिव फोर्सेस हों तो उनके लिए पॉजिटिव का साइन आता है चार्जेस में। सो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। दूसरा, ये चीज ये भी इंडिकेट करती है कि सिस्टम बाउंड है। हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। कुछ सिस्टम्स वो होते हैं जो बाउंडेड सिस्टम्स होते हैं, कुछ वो होते हैं जो अनबाउंडेड सिस्टम्स होते हैं। बाउंड सिस्टम वो होते हैं जो लोकलाइज्ड हों। मिसाल के तौर पर, लोकलाइज्ड होने से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर किसी न्यूक्लियस के गिर्द कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एक रीजन है। ये जो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिट में कहीं ना कहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस ने उसको बाउंड करके रखा हुआ है एक रीजन के अंदर, लोकलाइज्ड किया हुआ है उसको, उसको इस लोकल रीजन से बाहर नहीं निकलने दे रहा। सो इस तरह के सिस्टम्स को बाउंड सिस्टम कहा जाता है। सो बहरहाल ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 हमारी। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। सो आर, और ये आपके पास आएगा वी स्क्वेयर ओवर आर के बराबर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो अब इसी तरीके से हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वी है ये असल में टेंजेंशियल वेलोसिटी है। सो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट पे होती है किसी भी पॉइंट पर। सो अगर इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट के टेंजेंट पे इस तरीके से है। यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये है। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शंस होती हैं जो सर्कल के साथ टेंजेंट बना रही होती हैं। सो अगर हम यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें तो आप देख हमारे पास इक्वेशन बनेगी एफ ई इज इक्वल टू एम ए आर। तो मैं इस वक्त यूनिट वेक्टर्स कंसीडर नहीं करूंगा और नेगेटिव का साइन भी रेज कर दूंगा। वैसे अगर मैं नेगेटिव का साइन लगा भी दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ भी एक नेगेटिव का साइन आएगा। एक्सेलरेशन चूंकि इनवर्ड होता है तो आपके पास यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आएगा। ये वाला राइट हैंड साइड का नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड के इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ हम सिंपल पॉजिटिव साइन ही कंसीडर कर लेते हैं डायरेक्टली। सो ये बन गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर ओवर आर। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन आ सकता है। सो v इज इक्वल टू E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। यहाँ पर आप दो चीजें देख सकते हैं। एक तो ये कि वेलोसिटी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस से मुराद है वो फासला जो न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के दरमियान में है। सो यहाँ पर मैं फिलहाल बहुत सारी जगहों पर एम से मुराद एम ई ले रहा हूँ, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनलेस के स्टेटेड अदरवाइज, अनलेस के मैं इसको किसी एक्सप्लिसिटली मेंशन ना करूं। जहां पर भी एम लिखा होगा उससे मुराद है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कैपिटल एम आएगा तो उससे मतलब होगा मैस ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन मौजूद होता है। सो ये नोटेशंस का आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये नोटेशन मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि आपकी बुक में भी यही नोटेशंस लिखी हुई हैं।
सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में। अब हम सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर हम एज्यूम ये करेंगे कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। रेस्ट पे क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि मैस, जो न्यूक्लियस का मैस है, वो तकरीबन 1836 टाइम्स होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसका मतलब है कि न्यू इलेक्ट्रॉन में इतनी ज्यादा ताकत नहीं होगी कि वो न्यूक्लियस को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सके। ये बहुत स्मॉल फोर्स होगी। तो इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही है। सो अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो आपके पास बराबर आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमने अभी कैलकुलेट की है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। वी इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी असल में पोटेंशियल है। पोटेंशियल किसके बराबर होगा? ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो पोटेंशियल होता है। और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 ओवर आर। इक्वेशन नंबर 3 में अभी जो हमने वी इंसर्ट किया था, मैं दोबारा से भी दफा वी लिख देता हूँ यहाँ पर। सो वी इज इक्वल टू ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी माइनस ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा माइनस ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर के बराबर। ये आपके पास उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आई है जो हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है। हाइड्रोजन एटम से मुराद ले रहे हैं जो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ये रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन यहाँ पर अगर जब भी एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास एनर्जीज नेगेटिव हों, तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम बाउंड है। मुझे पहले क्लियर करना चाहिए था, फोर्स के साथ नेगेटिव का साइन बाउंड सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। वो सिर्फ अट्रैक्टिव और रिपल्सिवनेस को शो कर रहा होता है। लेकिन अगर एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो ये शो करेगा कि ये हमारे पास बाउंड सिस्टम है। और हम आगे चल के देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स में बाउंड सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो हमें ये भी इंडिकेट करना पड़ता है कि सिस्टम हमारा बाउंड है या नहीं, उसकी एनर्जीज बाउंड है या नहीं। अब हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के गिर्द किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जीज असल में बाउंड एनर्जीज हैं। सो यहाँ तक हमें लग रहा है कि क्लासिकल मॉडल के अंदर कोई मसला नहीं है, वो बड़ा ठीक ठीक काम करता आ रहा है। और ये डेफिनेटली काफी हद तक एक्सपेरिमेंट्स के साथ कोरिलेट भी करता था। लेकिन अब हम थोड़ा सा अगर फिजिकल मतलब की तरफ आए, तो हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें क्या बताना चाह रही है। हमने शुरू में ये बात की थी इसके अंदर, इस डायग्राम में, कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा। सो इस अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट कर रहा है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही हो, मुसलसल एक्सेलरेट कर रही है, अगर अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, तो मुसलसल एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो मुसलसल एनर्जी को रेडिएट तो करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट करेगा तो वक्त के साथ साथ तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। यानी कि सो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अब हर हर एक नए साइकिल में उसकी एनर्जी पहले से तो कम हो रही है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। एनर्जी कम होने की वजह से उसका रेडियस भी कम होता जा रहा है। अल्टीमेटली होना ये चाहिए कि एक वक्त पे आके उसको इस न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। और ये जो सारा प्रोसेस होगा ये 10⁻⁹ के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये हम टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे, आप लोग एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम दोबारा से, अगर मैं दोबारा से चीजों को समराइज करूं, कि टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि टोटल एनर्जी मुसलसल डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली। इसका मतलब है कि फिर आर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर आर डिक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया है तो इसका मतलब है कि एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हमें पता है कि एटम स्टेबल्स होते हैं, हमें पता है कि एटम कंटिन्यूसली रेडिएशन खारिज नहीं करते। तो ऑल तो ये रिलेशंस ठीक है, एनर्जी का रिलेशन हमारे पास ठीक निकला है, वेलोसिटी का रिलेशन ठीक निकला है, लेकिन ये क्लासिकल अजम्पशंस के साथ सेंस नहीं बना रहा। क्योंकि क्लासिकल अजम्पशंस के मुताबिक कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज मुसलसल रेडिएट करेगा, जो कि यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं कि
वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ऑल्दो ये रिलेशंस ठीक है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अंदर कोई मसला है। सब हमें जरूरत है कि कोई नई असम्पशंस प्रपोज करें जो इन दोनों इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर वैसे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे दरमियान में किसी भी वक्त रोक सकते हैं। चैट तो मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा होता लेक्चर के वक्त, तो आप अपना माइक ओपन करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी भी वक्त पूछ लें। सो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैं हाइड्रोजन को इस तरीके से लिखूंगा क्योंकि बार बार ये लिखना होगा। एच एटम। अब मैं थोड़ी सी कुछ चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ कि बोहर इस मॉडल तक पहुंचा कैसे था, फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। इनिशियली बोहर चूंकि इन सारी चीज़ों से वाकिफ था, और इसके लिए भी इसकी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो आप थॉर्नटन की बुक में भी डिस्कस कर सकते हैं। थॉर्नटन या रेक्स की बुक में, या सर्वे ने भी इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें लिखी हुई हैं कि बोहर अपने इन आइडियाज तक पहुंचा कैसे था। सो बहरहाल इन सारे तजर्बात को और थेरीज को देखते हुए, आइंस्टाइन के नजरिए को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और प्लांक्स की assumptions को देखते हुए, बोहर का ये ख्याल था कि आपके पास एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कोई फंडामेंटल लेंथ मौजूद होनी चाहिए। So, एक तो वो कहता था कि हमें कोई ऐसी एक फंडामेंटल लेंथ चाहिए जो एटम के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो। और ये जो फंडामेंटल लेंथ होगी, इसको अप्रोक्सीमेटली ऑफ द साइज ऑफ एटम होना चाहिए, जितना एटम का साइज है। ये उस वक्त लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए फाइंड कर लिया था, और ये रफली 10⁻⁻10 मीटर्स या 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता था। सो बोहर का ये मानना था कि एक फंडामेंटल लेंथ साइज यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मैं फिलहाल इस फंडामेंटल लेंथ साइज को ए का नाम कह दे देता हूँ। दूसरी assumption, दूसरा बोहर का ख्याल ये था कि किसी हद तक इस कांस्टेंट के दरमियान, इस कांस्टेंट का कोई ताल्लुक होना चाहिए प्लांक्स कांस्टेंट के साथ, एच के साथ। सो देन इन चीज़ों के ऊपर फिर बोहर ने सोचा, और इसी दौरान में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइंस के ऊपर कुछ काम हुआ, और कुछ लोगों ने ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट्स की और कुछ नए एम्पिरिकल फार्मूलाज डिराइव किए उन लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए। किसी भी एटॉमिक थ्योरी के लिए ये बात तो लाजमी है कि अगर हम भी कोई एटॉमिक थ्योरी बनाना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस को तो डेफिनेटली जो है वो वेरीफाई करती हो, जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसका जो फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला लोगों ने बनाया था, वो उसके साथ मैच करता हूँ। यहाँ पर भी बोहर के मॉडल के लिए जरूरी था कि वो कम से कम 3 फार्मूलाज को डेफिनेटली डिस्क्राइब करे। वो 3 फार्मूलाज कौन से थे? एक फार्मूला आपके पास बॉल्मर सीरीज का है, 1/λ आर एच 1/2² -1/k², जहाँ पर के की वैल्यू को 2 से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा फार्मूला आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट का है, 1/λ। आमतौर पर रेडबर्ग कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसके साथ एच लिखा होता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट किया गया है। n² - k², ये बाल्मर सीरीज की जनरलाइज्ड फॉर्म है। यहाँ पर k को ग्रेटर होना चाहिए n से, ये बराबर भी नहीं हो सकते। तीसरा फार्मूला जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं किसी असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा इसको डिराइव करने के लिए। इसको कहते हैं रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल्स। रिट्स कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा प्लस frequency of L alpha should be equal to frequency of K बीटा। अब यहाँ पर K अल्फा और K बीटा क्या है? ये असल में लाइमन सीरीज की लाइंस हैं। अगर आप लोगों को एफएससी याद हो, या आप लोगों ने इसको किसी कोर्स में पढ़ा हो मैकेनिक्स 2 वगैरह में, ये आपके पास लाइमन सीरीज की लाइंस हैं, क्योंकि ये K शेल से एमिट होती हैं। इसी तरीके से जो L अल्फा हमने यहाँ पर लिखा है, ये असल में बाल्मर सीरीज की पहली लाइन है। बोहर के फार्मूले के लिए जरूरी था कि वो इन तीनों फार्मूलाज को डिराइव, उसके हम तीनों फार्मूलाज बोहर की थ्योरी से रिकवर कर सकें।
अब हम आते हैं कि बोहर ने इस काम के लिए assumptions क्या की थी। बोहर के पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे, और उसने अपनी कुछ assumptions स्टेट की थी सारी चीज़ों को सोच के। और वो assumptions ये थी कि बोहर assumed, बोहर ने फर्ज किया कि electrons move around highly massive and positive nucleus, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी पॉजिटिव चार्ज्ड और हैवी ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ assumptions और करेंगे जिनको पहले बोहर ने भी एज्यूम किया था, बाद में खैर उसने इनको और इम्प्रूव भी किया। वो ये कि हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को सर्कुलर एज्यूम करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स आर सर्कुलर रादर देन एलिप्टिकल। असल में इनके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उनको सर्कुलर लिया जा सकते हैं। बाद में बोहर को इस बात का ख्याल हो गया था, तो उसने अपनी assumption को इलेप्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम विल्सन समरफेल्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। उसे भी हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन इनिशियली बोहर ने यही assume किया था कि इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, मैस ऑफ न्यूक्लियस इतना ज्यादा है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कि आप कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ले रहे हैं -e के बराबर, और इलेक्ट्रॉन के मास को मैं m से डिनोट करूंगा। न्यूक्लियस के चार्ज को मैं +e लूंगा, और जो न्यूक्लियस का मास है, असल में मास ऑफ प्रोटॉन, वो कैपिटल M होगा। या मुझे इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑर्बिट है इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का जो फासला है, इसको मैं a का नाम दूंगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस, आपको याद होगा कुछ देर पहले भी मैंने ए लिखा था, ये असल में मैं उसी फंडामेंटल लेंथ को एटॉमिक रेडियस कह रहा हूँ। तीसरी assumption ये है कि, आखिरी assumption हमारी ये है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल कंपेयर टू एटॉमिक रेडियस ए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ assumptions है, मैं इनके पीछे कोई रीजन नहीं आपको बता रहा। ये एक हिट एंड ट्रायल किस्म का मेथड है। अगर ये assumptions गलत साबित हो जाते हैं तो फिर हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बोहर ने इन assumptions को लेके अपना मॉडल डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर बोहर के जनरल assumptions लिखूंगा। ये आपको बोहर के पहले पेपर के अंदर भी मिल सकती हैं, जो उसने 1913 में पब्लिश करवाया था, आई गेस 1913 या 1915। आपकी बुक में उसका नाम और उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप वहां से देख सकते हैं अगर आप में इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो। Bohr's general assumptions. मैंने ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करूंगा, और इन्हें बाद में भी ए बी सी डी से के साथ ही रिकॉल करूंगा जहां जहां पर मुझे इनकी जरूरत होगी। पहली assumption बोहर ने ये दी थी कि एटम ऑर्बिट जो होते हैं वो यानी कि एटम के अंदर कुछ स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। स्टेशनरी स्टेट से मुराद ये है कि एटम्स, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ बाउंड स्टेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। हर जगह पर ये स्टेट मौजूद नहीं हो सकती। स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट इन एटम। दूसरी assumption बोहर की ये थी कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर एक ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं, ये दूसरा ऑर्बिट ड्रॉ कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट से, पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहे हैं या दूसरे से पहले में आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रेडिएशन या तो इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या ये रेडिएशन को एमिट करेगा। बोहर के ख्याल में ये जो, इसको, इस ऑर्बिट को मैं नाम दे देता हूँ
इस ऑर्बिट की एनर्जी को E1 कह देता हूँ, इस ऑर्बिट की एनर्जी को E2 कह देता हूँ। बोहर का बोहर का ख्याल ये था कि एनर्जी का ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, या जिसे मैं ई कह लूँ या E2 माइनस E1, ये एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी फ्रीक्वेंसी के, जो रेडिएशन यहाँ से एमिट होगी। तो मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन इस वक्त आपके पास सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है यहाँ पर, ये यहाँ से कुछ रेडिएशन को एमिट करवाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और ये पहले ऑर्बिट में आ जाते हैं। सो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ये असल में इस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और हमें पता है प्लांक्स के आइडिया से और आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइडिया से कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा इस केस में एच के बराबर होगा। सो बोहर का ख्याल यह था कि इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी असल में स्टेशनरी स्टेट्स के एनर्जी डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती हैं, जो कि एग्जैक्टली प्लांक्स का आइडिया है। और देन जिसको बाद में आइंस्टाइन ने इम्प्रूव किया असल में। तीसरी असम्पशन बोहर की ये थी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के डायनामिक लॉज हैं, या जो सिस्टम का डायनामिकल इक्विलिब्रियम है, वो तो क्लासिकल स्टेट के जरिए, क्लासिकल लॉज के जरिए आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो डायनामिकल equilibrium of the system can be described by classical laws. But these laws do not apply to transition between stationary states. सो यानी कि इस बात से मुराद ये है कि एटम एक्विलिब्रियम की हालत में क्यों है। ये तो हमें पता है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है और कोई सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है, तो न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं। सो यहाँ पर डायनामिकल एक्विलिब्रियम तो हम क्लासिकल लॉज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो रही है, इस ट्रांजिशन को हम लोग क्लासिकल लॉज के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हमने थॉमसन के मॉडल में देखा था, अगर हम इस बात को एज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जा रहे हैं और वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उन्हें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। सो इस वजह से बोहर ने यहाँ पर फिर असम्पशन बी स्टेट की कि असल में ऐसा होता है। और हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि क्लासिकल जो लॉज हैं वो स्टेशनरी स्टेट्स के दरमियान होने वाली ट्रांजिशन को डिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में मुकम्मल तौर पर इंडिकेशन दे सकते हैं। चौथी और बहुत ही कोई हैरान कुन अजम्पशन जो बोहर ने की थी, और जिस पर उस दौर के साइंसदानों को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस करते थे इस चीज़ को एज्यूम करने में, वो अजम्पशन बोहर की ये थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की जो मेन काइनेटिक एनर्जी होगी, मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी n टाइम्स h/2 मल्टीप्लाई बाय f ऑर्बिटल। यानी कि ये फ्रीक्वेंसी असल में इलेक्ट्रॉन की रोटेशन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफ ऑर्बिटल असल में फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है। एन आपके पास पहले ऑर्बिट को डिनोट कर रहा है, अगर पहला ऑर्बिट है तो हम एन को 1 ले लेंगे, असल में इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। और एच प्लांक्स कांस्टेंट है। हम इस बात में नहीं चाह रहे कि बोहर ने रिलेशन किस तरीके से डिराइव किया और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन हमने सिर्फ एक assumption स्टेट कर दी कि बोहर की assumption ये थी कि मीन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी should be proportional to the frequency of rotation of electron around the nucleus. So mean kinetic energy is always proportional to f orbital, और वो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो एन एच बाय 2 के बराबर है। सो देन बाद में बोहर ने फाइंड किया कि अगर आप एज्यूम ये कर रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स जो हैं वो सर्कुलर हैं, सो फिर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स दिस assumption is equivalent to L is equal to n h bar।
NH/2 पाई। ये इक्वल नहीं है, ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक तरफ आप काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, दूसरी तरफ एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं, और डायमेंशंस डिफरेंट हो जाएंगे। सो ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। और ये जो L इज इक्वल टू NH बार वाली ये तो आपने बहुत दफ़ा देखी होगी। अच्छा, ये 4 बोहर की assumptions हैं, और हम यहाँ पर इन assumptions को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये assumptions हमें क्या क्या बता रही हैं। जो assumption आपके पास A और C है, ये तो सेल्फ एविडेंट है, ये तो खुद हमें बता रही है कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम देख सकते हैं एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और अगर वो स्टेबल होते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, इसका मतलब है उनके ऑर्बिट्स में वो स्टेबल हैं, स्टेबलाइज्ड ऑर्बिट्स हैं। सो स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, और इसका मतलब है कि इन ऑर्बिट्स का फासला न्यूक्लियस से सेम रहेगा। सो इसकी वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये assumption हमें ये बताती है कि एटॉमिक रेडियाई आर क्वांटाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हर फासले पर मौजूद नहीं हो सकते, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंसेस हैं जहां पर वो मौजूद होंगे। तीसरा तो एविडेंट है, क्योंकि हमें पता है कि एटम्स अपनी मर्जी से डिके नहीं होते, और वो मुसलसल एनर्जी को भी अम, अम, मुसलसल एनर्जी को एमिट नहीं करते, और क्लासिकल थेरी इस बात को एलेबोरेट नहीं कर सकती। तो तीसरा तो सेल्फ एविडेंट है यहाँ से। जो पॉइंट बी है, ये हमें ये बता सकता है कि हम, जाहिर बात है, अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए, हर मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी जो होगी, अगर हम देखें तो वो असल में डेल्टा इज इक्वल टू NHF के बराबर आएगी। अगेन एन यहाँ पर मौजूद होना इस बात की इंडिकेशन है कि ये अजम्पशन हमें क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रही है। और अभी हम इस बात को साबित भी करेंगे कि क्या एनर्जी, वाकई हम साबित कर सकते हैं कि एनर्जी का जो फार्मूला जो हमने पीछे थॉमसन का रिलेशन लिखा था, वो एन के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पर ये चीज हमें ये बता रही है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज होता है। किसी का माइक ओपन है? आपका कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो अपने माइक्स को ऑफ रखें। यदि किसी का माइक ऑन था, मैंने उसको म्यूट कर दिया है। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। अब हम इन assumptions को इस्तेमाल करके रिडबर्ग इक्वेशन को डिराइव करना चाह रहे हैं। हमारा इस वक्त मोटो ये है कि डेरिवेशन ऑफ रिडबर्ग फार्मूला यूजिंग बोहर्स assumptions। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम वाला ही होगा। हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि पहले हम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, उसके एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। वो मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर आएगी R क्रॉस P के, जो हमारी क्लासिकल डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम की। ये क्वांटिटी बराबर होती है mv/r के। अब बोहर ने ये कहा था कि डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू assumption D। सर जी सर क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक सर एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसका क्लियरली आंसर नहीं मिला सर। बोर के मुताबिक जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं। हाँ जी। तो सर वो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, वो सर एनर्जी फिर कहाँ से लेते हैं? वो क्योंकि एनर्जी, एनर्जी तो हाँ, ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है
ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, फिर वो एनर्जी कहाँ से लेते देते हैं? वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आप मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवा सकते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाते हैं। आपने जैसे ये इक्वेशन पढ़ी है कि हम इस इक्वेशन को बहुत दफा इस्तेमाल कर चुके हैं कि Q इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। आप उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। आप उनके ऊपर लाइट फॉल करवाएं तो भी वो एनर्जी गेन कर सकते हैं, जिस तरह कॉम्पटन इफेक्ट में था। इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की एनर्जी ली थी और वो किसी एंगल के ऊपर स्कैटर कर गया था। इसी तरीके से आप उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भी वो एक्सेलरेट हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से एक्सेलरेट हो रहे हैं तो इसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जीमान इफेक्ट कहलाता है। सो बहरहाल हम उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से एक्सेलरेट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं। इवन कि वो आपस में भी अब अगर इस ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इन दो ऑर्बिट्स में भी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे होंगे। सो दरमियान में कोई ना कोई एनर्जी तो मौजूद है। सो कभी ऐसा होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर जरा सी एनर्जी कहीं से ज्यादा मिले, ये क्या करेगा, इसको इसकी एनर्जी अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। या अगर सॉरी अगर इस इलेक्ट्रॉन को जरा सी एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो ये फौरन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाता है, जिस तरह एक्सरे प्रोडक्शन में होता है। जी सर, वो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये इस तरह तो हमें फिर इंटरनल एनर्जी देना पड़ेगी, लेकिन सर जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं, ये तो खुद ब खुद जो है ना एनर्जी वो रिलीज कर रहे होते हैं, तो फिर सेकंड ऑर्बिट के साथ जैसा कि आपने कहा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, लेकिन इस जितने भी इफेक्ट हैं इनमें तो हमें एनर्जी देना पड़ेगी। नहीं, अगर तो आपके पास एटम स्टेबल हालत में मौजूद है ना, अगर हम सिर्फ ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, सो वहां तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे। वहां तो वो सिस्टम एनर्जी किस तरीके से क्रिएट कर रहा है, वहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मौजूद है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मौजूद है। सो वो क्लासिकल लॉ वहां पर बता रहा है कि सिस्टम इस वक्त एक्विलिब्रियम की हालत में है। वहां तो आप एनर्जी नहीं दे रहे, वहां तो सिस्टम के पास एनर्जी पहले से मौजूद है। अगर आपका सवाल ये है कि एटम के पास वो एनर्जी आई कहाँ से, इनिशियली वो एनर्जी कहाँ से आई, ये आप पूछना चाह रहे हैं। यस सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बोहर की थ्योरी इस बात का आंसर नहीं देती, ना ही ये बोहर की थ्योरी के अंदर बोहर की थ्योरी इस मकसद के लिए बनाई गई थी। क्योंकि ये जो सवाल है ये असल में पार्टिकल फिजिक्स का सवाल है, या ये इस सवाल का जवाब दिया जाता है, इस सवाल का आंसर दे सकते हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स से, कि चीजों के पास एनर्जी आई कहाँ से। वो एक डिफरेंट डोमेन है जहां पर हम इस बात का आंसर दे सकते हैं कि जिस तरह आपने इस तरह तो हम यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ सकता है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी और मास आपस में को रिलेट करते हैं। इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक मास की वजह से है, ऐसे ही होगा। यस सर। फिर अब सवाल ये भी तो हो सकता है कि हम एनर्जी की जगह ये सवाल रेज करें कि इलेक्ट्रॉन के पास वो मास कहाँ से आया। यस सर। ऐसे हो ये मतलब तो वही है ना इस बात का भी। नहीं सर, वो और चीज है, वो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का सर कोई ना कोई चीज है, उसका मैथ तो लाजमी है ना। नहीं, सवाल तो मैथ है ना कि उसका। मास आया कहाँ से। वैक्यूम का तो मास नहीं होता। यस सर। तो लेकिन सर वो एटम है ना, एटम का मैथ होता है सर। एटम के पास मास कहाँ से आया, एटम के पास मास कहाँ से आया। And- ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, कि चीजों के पास मास कहाँ से आया। yes sir। सो आपको क्या लगता है चीजों के पास मास कहाँ से आया हो सकता है? क्योंकि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वैलिड है एटॉमिक स्केल पर। तो जब हम बात ये करते हैं कि उनके पास एनर्जी कहाँ से आई, तो इसका मतलब है कि उनके पास मास भी कहीं ना कहीं से तो आया होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी असल में मास की वजह से है। या दूसरे लफ्जों में देखें तो मास एनर्जी की वजह से है। सो आप सवाल को इस तरीके से रखें कि वो मास कहाँ से आया या वो एनर्जी कहाँ से आई, बात एक ही होगी। yes sir। सो हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, आप मुझे बताएं, हम क्या कह सकते हैं कि मास कहाँ से आया होगा। हम इस थ्योरी में बार बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते जा रहे हैं ना। सर ग्रेविटेशन फोर्स और। नहीं, अब ये असल में यहाँ पर चीज यही बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सवाल है ना कि इनिशियली एटम के पास एनर्जी कहाँ से आई, या दूसरे लफ्जों में एटम के पास मास कहाँ से आया, ये बोहर की थ्योरी के डोमेन में ही नहीं आता। ये सवाल है
कि पार्टिकल्स मास कैसे हासिल करते हैं, जो अगर ज्यादा स्टेटमेंट दी जाए कि या सिस कि वो कौन सा पार्टिकल है जो दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है। अगर उनको मास नहीं देगा तो फिर उसमें एनर्जी भी नहीं होगी। असल में इस तरह के पार्टिकल को कहा जाता है हिग्स पार्टिकल, जिसको पॉपुलर साइंस के अंदर गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। सो फिजिसिस्ट को आज हमें ये पता है कि तमाम चीजों के पास जो मैस है, आपके आपकी बॉडी का जो मैस है, मेरी बॉडी का जो मैस है, हमारी यूनिवर्स का जो मैस है, इलेक्ट्रॉन्स का मैस है, यूनिवर्सिटी का जो मैस है, हर चीज को मैस हिग्स पार्टिकल ने दिया है, हिग्स बोसोन ने दिया है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर पहला काम 1962 में सामने आया था, और इस बात की वेरिफिकेशन करने में साइंसदानों को 50 साल लगे थे। 2012 में ये बात जाके एक्सपेरिमेंटली साबित हुई थी कि वाकई चीजें जो मैस एक्वायर करती है वो हिग्स बोसोन से करती है, हिग्स पार्टिकल से करती हैं। सो वही पार्टिकल इनको एनर्जी भी देता है। अगर वो मैस ना देगा तो फिर इनके पास एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि इस बात को हम बहुत इजीली रिफ्यूट कर सकते हैं। ये हमें पता है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है, या आइंस्टाइन की इक्वेशन होल्ड करती है हर स्पीड के ऊपर और हर सिस्टम के लिए। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर ई जीरो है, किसी सिस्टम के पास एनर्जी नहीं है, तो सी तो जीरो नहीं हो सकता। फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि मैथ जीरो होगा। या अगर एम को जीरो कर दूं तो अल्टीमेटली ई जीरो हो जाएगा। तो असल में इन दोनों बातों का मतलब एक ही है कि हम ये कहें सिस्टम के पास एनर्जी कहाँ से आई, या हम ये कहें कि सिस्टम के पास मैथ कहाँ से आया। और आज हमें पता है कि वो मैथ चीजों को मिलता है हिग्स पार्टिकल से, जिसको हम हिग्स बोसोन कहते हैं, जिसको पॉपुलर साइंस में गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। सो 1962 में, 1962 से 1965 तक 3 सालों में इस पार्टिकल के ऊपर लोगों ने थ्योरेटिकल वर्क किया, इसकी इक्वेशंस थी, जिसमें पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल सलाम का भी काम है इस पे। और 2012 में ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ था कि हिग्स पार्टिकल नेचर में एग्जिस्ट करता है, और पूरी कायनात को मास देने के लिए यही पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है। सो वो बोहर की थ्योरी के डोमेन में नहीं आती वो चीज़। बोहर को इससे कंसर्न नहीं है कि मैथ्स कहाँ से आया, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया। क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स कह रहे थे कि ये चीजें मौजूद हैं, तो बोहर ने उनको एज इट इज ट्रीट कर लिया। कुछ क्लियर हुई है ये बात, या कुछ और इस पे हमें कुछ और कोई क्वेश्चन है आपका इस पे? यस सर। सर जैसे ही आपने बताया ना, तब से मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे से, अगर ये इस तरह है तो फिर सर एनर्जी खुद बना लेते हैं एटम, तो फिर हमें नहीं नहीं, खुद नहीं बनाते। जो भी चीज। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुद नहीं बनाते। बोहर ने ही इस बात को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, बोहर के अपने अल्फाज हैं कि फिजिक्स के हॉली प्रिंसिपल्स हैं, मुकद्दस कवानीन है फिजिक्स के। सो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एनर्जी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आई होगी? जी सर, यही तो क्वेश्चन। वो हिग्स पार्टिकल ने दी है हमें, वो एनर्जी हिग्स पार्टिकल ने दी है। अब ये सवाल कि हिग्स पार्टिकल के पास एनर्जी कहाँ से आई और वो कैसे एनर्जी देता है, ये बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन है, जिसको हम फिलहाल क्वांटम फिजिक्स इस कोर्स में डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए इससे पहले हमें कम से कम 3 कोर्स और पढ़ने होंगे क्वांटम मैकेनिक्स पे, जब जाके हम हिग्स पार्टिकल्स को डिस्कस कर सकते हैं थ्योरेटिकली, या इसकी इसकी इक्वेशंस को डिस्कस यस। करते हैं, जिनमें क्वांटम मैकेनिक्स के 2 कोर्सेज हैं और क्वांटम फील्ड थ्योरी के कोर्स हैं। वैसे अगर आप चाहें तो यस। आप या तो अगर किसी वक्त मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, वहां पर आसान अल्फाज में इसके ऊपर बात कर सकते हैं किसी ट्यूटोरियल में या लेक्चर में, या अगर आपको मौका मिले तो डॉक्टर सरमद से आप इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उनकी फील्ड पार्टिकल फिजिक्स ही है। यस। सो वो शायद आपको इस बारे में ज्यादा आसान तरीके से और एक अच्छे, मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से इस बात को एलेबोरेट कर सकें इस तीसरे सेमेस्टर के लेवल पे जाके, कि हिग्स पार्टिकल किस यस। तरीके से मैथ प्रोवाइड करते हैं। और फिर वहां पर हम देखते हैं, वहां पर फिर हम ये भी देखते हैं कि हिग्स पार्टिकल के पास वो मैथ कहाँ से आता है। क्योंकि अभी तक हमने एनर्जी को भी डिफाइन नहीं किया कि एनर्जी होती क्या है। यस सर। ये एक बड़ा, ये इन सवालों पे आप लोग सोचें जाके कि एनर्जी असल में होती क्या है। और आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, कि अभी तो हम फोर्सेस का जिक्र करता आ रहा हूं मैं, अभी ये एक आधा आर्टिकल और आएगा जिसमें मैं फोर्स का जिक्र करूंगा, लेकिन उसके बाद आप क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की जो अगले 2 सेमेस्टर्स में कोर्स पढ़ेंगे, कहीं पर भी फोर्स का नाम तक भी नहीं आएगा कि फोर्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। यस। सो ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स में फोर्स है या नहीं। हर जगह हम एनर्जी की बात करेंगे,
सो फिर हमें एनर्जी को दोबारा से डिफाइन करना होगा कि एनर्जी होती क्या है। एनर्जी इज नॉट लाइक ये क्वांटम काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ये इलास्टिक पोटेंशियल है। एनर्जी एक डिफरेंट चीज है। हम किसी वक्त एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे काफी डिटेल में, जब हम लोग हार्मोनिक पेंडुलम्स को या हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो आपके सवाल का असल जवाब देने के लिए हमें पहले एनर्जी की नई डेफिनेशन की जरूरत है। फिर हम देखेंगे कि वहां पर एनर्जी आती कैसे है। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इस बात से कोई खतरा नहीं है। सिस्टम किसी ना किसी प्रोसेस से ही एनर्जी ले रहे हैं। वो अलबत्ता वो प्रोसेस फिलहाल हमें अननोन है इस लेवल पे। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए। अगर कोई इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो हम उनको फिर क्लास के बाद जब लेक्चर एंड होगा तो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। सो हमने अजम्पशन डी में हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा है इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है, और अजम्पशन टी के मुताबिक हमने लिखा है कि एल इज इक्वल टू एन एच बार के बराबर होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने से आपके पास एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बार, यानी कि एन एच ओवर 2 पाई। वेलोसिटी का रिलेशन आपके पास आएगा एन एच बार ओवर एम आर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पर जो n है वो असल में डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। हम क्वांटम नंबर्स को वक्तन फवक्तन डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मुराद है, ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बता रहे हैं कि हम किस ऑर्बिट में काम कर रहे हैं। अगर n है तो इसका मतलब है कि nth ऑर्बिट है, n को 1 लूंगा तो इसका मतलब है कि पहला ऑर्बिट है। सो इसलिए अमूमन यहाँ पर वी एन और आर एन, एन का सबस्क्रिप्ट लगा दिया जाता है कि हम किस ऑर्बिट के बारे में आप बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला ड्राइव किया था v के लिए। सो v इज इक्वल टू ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर के बराबर था। सो इसका स्क्वायर लेते हैं या जिस असल में हमने अब इस वेलोसिटी को और इस वेलोसिटी को कंपेयर करना है। सो यहाँ पर भी मैं इसको n के साथ लिख देता हूँ, और ये अब आपके दोनों तरफ स्क्वायर लेके मैं इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। और जब यहाँ पर भी स्क्वायर लूंगा तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर एम आर स्क्वायर। मैं फिलहाल अभी एन नहीं लिख रहा यहाँ पर, वैसे लिख भी दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आर एन की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर ओवर एम ई स्क्वायर। जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है, मैं इस नंबर को एक ये चूंकि इसके अंदर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट आ रहे हैं इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया था। इसको मैं एक नंबर का नाम दे देता हूँ एन स्क्वायर ए नॉट। अगर n को मैं 1 लूं, सो v1 इज इक्वल टू ए नॉट, सॉरी मैं बार बार v लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये असल में रेडियस है। आर वन इज जस्ट इक्वल्स टू ए नॉट। अब यहाँ पर ए नॉट क्या है? ए नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार स्क्वायर ओवर एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.53। आप इनकी वैल्यूज इंसर्ट करें, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। और आप लोगों को पता है कि ये नंबर बोहर रेडियस के बराबर है, इसको बोहर रेडियस कहते हैं। और यही असल में वो फंडामेंटल लेंथ थी जो इनिशियली बोहर का ख्याल था कि एटॉमिक मॉडल में मौजूद होनी चाहिए, फंडामेंटल लेंथ। और हम देख सकते हैं कि बोहर की दूसरी assumption ये थी कि इसको प्लांक्स कांस्टेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, वो एच के साथ रिलेट कर रही है, और यहाँ पर और भी बाकी कांस्टेंट्स आ रहे हैं। दूसरा, प्लांक बोहर ने ये भी कहा था, उसका ख्याल था कि ये एटॉमिक साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि एंगस्ट्रॉम्स में होनी चाहिए। सो ये जो नंबर है ये असल में 0.53 एंगस्ट्रॉम नॉट है। सो ये एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर्स की है। सो ये हमारे पास क्वांटाइज्ड रेडियाई आ गए हैं आपके पास। अब अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें कि वाकई एटॉमिक साइज के साथ असल में मुताबिकत भी रखती है या नहीं रखती,
तो हम बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। मैं यहीं पर इसको ना लिख देता हूँ ताकि ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए। यहाँ पर किसी भी एटम का जो डायमीटर होगा वो रेडियस का 2 टाइम्स होगा। सो 2r1 इज इक्वल टू 2a0। सो ये नंबर आपके पास अप्रोक्सीमेटली बराबर आएगा अगेन 10⁻⁻10 मीटर्स की। सो यहाँ इस तरीके से हम हाइड्रोजन के एटम का साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो उस वक्त बोर का ख्याल था कि एटम का साइज इतना होना चाहिए, सो ये बहुत ही पहली बार तजवीज़ थी कि एटॉमिक्स जो साइज होते हैं वो एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर्स के होते हैं। और आज हमें ये बात पता है कि हम इस बात को एक्सपेरिमेंटली लोगों ने साबित किया है। सो ये आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं कि कौन कौन से सर्टेन स्टेशनरी स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो स्टेशनरी स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं। वो आपके पास A0 हो सकता है, वो 4a0 हो सकता है, वो 9a0 हो सकता है, वो 16a0 हो सकता है, एंड सो ऑन। इनके अलावा कोई स्टेशनरी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये सर्टन स्टेशनरी स्टेट्स हैं। अब हम इन स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी के लिए हम लोगों ने थॉमसन का रिलेशन, जो क्लासिकल रिलेशन निकाला हुआ है, क्योंकि बोर की assumption सी ये थी कि डायनामिकल लॉज, क्लासिकल लॉज डायनामिकल इक्विलिब्रियम को एलेबोरेट करते हैं। सो हम अब इनकी एनर्जी निकालना चाहें तो एनर्जी के लिए हमारे पास जो रिलेशन मौजूद है हम उसी को लिख लेते हैं। E इज इक्वल टू माइनस E²/8πε0r। चूंकि ऑर्बिट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्वांटाइज्ड हो सकते हैं, तो अगर मुझे यहाँ पर फिर आर एन लगाना पड़ेगा, मैं कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर भी एन का सिंबल लगा देता हूँ। अब आर एन की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, हम उसको अभी कैलकुलेट की, हम उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। 8πε0 A0, और वो जो 1n² है उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब आप यहाँ पर दोबारा देखें, ये जो सारा नंबर है ब्रैकेट के अंदर ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं कह देता हूँ -E0/n²। सो ये आपके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी के रिलेशन आ गए, जो अगेन किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जरिए आपस में रिलेट कर रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर जो हमारी अगर डेफिनेशन है कांस्टेंट की वो ये होगी कि E0 को हमने डिफाइन किया है E²/8πε0। अब A0 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 8π भी कांस्टेंट है, E² भी कांस्टेंट है। आप इसकी वैल्यूज इंसर्ट करें और इसको इसको कैलकुलेट कर लें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, तो ये आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आएगी। और हमें पता है कि असल में यही आयनाइजेशन एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो एक्सपेरिमेंटली हमारे सामने आती है। तो अगर आपके पास एक ही ऑर्बिट है, अगर हम एन को 1 ले रहे हैं, फॉर एन इज इक्वल टू 1, E1 इज इक्वल टू एग्जैक्टली -E0। अच्छा, मैंने प्लस के साथ लिया था, मुझे यहाँ पे प्लस लगाना है। सो आपके पास पॉसिबल एनर्जीज क्या हैं? हमारे पास पॉसिबल ऑर्बिट्स हैं A0, 4a0, 9a0, 16a0। और पॉसिबल एनर्जीज आपके पास आएंगी -E0, -E0/4, -E0/9, -E0/16। यानी कि आप देख सकते हैं कि सर्टन स्टेशनरी स्टेट्स के लिए सर्टन एनर्जीज ही एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स के लिए डेफिनेट एनर्जीज हैं। इनके अलावा कोई और एनर्जी पॉसिबल नहीं है। सो अगेन यहाँ से साबित हुआ कि अगर हम अपनी assumption ले रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो फिर हमें ये पता लगता है कि रेडियस क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर एटॉमिक रेडियस क्वांटाइज्ड हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज भी क्वांटाइज्ड होंगी। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ।
मुझे पीछे मैं शायद किसी क्वेश्चन को मैंने रीनेम नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए क्योंकि वो आगे ऐसा किया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे काम आएंगी अभी दोबारा। अभी तक हमने एनर्जीज भी निकाल ली हैं और रेडियस भी निकाल लिए हैं। अब हम असल में तो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिडबर्ग का फार्मूला। सो उसके लिए मैं दोबारा से एक स्ट्रेटजी आपके सामने रखता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगी कि बोहर की असम्पशंस सी डी हमें क्या बता रही थी। एक तो वो ये बता रही थी कि एटम्स कैन एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि क्लासिकल मॉडल के मुताबिक नहीं करने चाहिए क्योंकि वो रेडिएट कर रहे हैं। और सर लेकिन किन स्टेट्स एटम एग्जिस्ट किन में करते हैं? कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन स्टेशनरी स्टेट्स with quantized energies। अच्छा, अब हम यहाँ पर मैं इस दफा अब ऑर्बिट्स को एलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर डायग्राम सर्कुलर नहीं बनाऊंगा, एक और तरीके से ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइंस लगा लेता हूँ। तो फर्ज करते हैं कि ये आपके पास ऑर्बिट्स हैं, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। सो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ई नॉट है, इसको ई वन कह देते हैं। ये लोअर ऑर्बिट है, असल में तो इसको एन वन होना चाहिए लेकिन ये लोअर है तो मैं जनरलाइज करने के लिए इसको एन एल कह देता हूँ। एन की वैल्यू वन से स्टार्ट करते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर जीरो करेंगे तो एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर एन को वन रखना पड़ रहा है। सो बहुत सारी बुक में कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको ई वन, वैसे मुझे इसको ई वन कहना चाहिए, खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, ई वन कह लूँ या ई नॉट कह लूँ। ये अलबत्ता आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर मैं इससे मुराद क्या ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास एन अपर है, तो मैं ना सहूलत के लिए इसको टू और वन कह देता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। सो ये ग्राउंड स्टेट है। अब मैं वन से मुराद ग्राउंड स्टेट ले रहा हूँ। असल वैसे इसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं लेकिन मैंने अब नोटेशन इस तरीके से लिखी है तो ये मेरी ग्राउंड स्टेट है। और ये जो है ये मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। सो यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी गेन करेगा, यहाँ से लेट्स सपोज कोई फोटोन आता है, वो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, ये फौरन ऊपर चला जाता है। सो अब ये चला गया यहाँ पर, ये एब्जॉर्प्शन हुई है। जब ये यहाँ से यहाँ पर गया तो ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता, ये बहुत थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टे करेगा और फौरन ही आपके पास ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी। सो यहाँ पर एमिशन हो रही है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन और एमिशन होती है स्टेशनरी स्टेट्स के दरमियान। अब बोहर ने अज्यूम ये किया था कि जो एमिशन हो रही है फोटोन की, ये एनर्जी डिफरेंसेस के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी कि ये क्वांटाइज्ड होनी चाहिए। सो हम यहाँ पर ट्रांजिशन एनर्जी को लिख सकते हैं एच एफ इक्वल्स अपर एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। सो इसको मैं अपर ऑर्बिट कह देता हूँ, अपर ऑर्बिट की एनर्जी इसको मैं लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कह देता हूँ। पहले हमने सिर्फ वन और टू ली थे, अब मैं जनरलाइज करने के लिए उनके साथ मैंने यू और एल के सिंबल्स लगा दिए। सो ये चीज बराबर होगी एच सी ओवर लैम्डा के। सो ई यू माइनस ई एल, वन ओवर लैम्डा इज इक्वल टू ई यू माइनस ई एल ओवर एच सी। अभी हमने इसके रिलेशन निकाले हुए हैं तो मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस ई नॉट ओवर एच सी वन ओवर एन स्क्वेयर आना चाहिए था लेकिन हम अपर ऑर्बिट में काम कर रहे हैं तो मैंने एन यू स्क्वेयर कह दिया, माइनस वन ओवर एन एल स्क्वेयर कह दिया। यहाँ पर माइनस के साइन को खत्म करने के लिए मैं स्विच कर देता हूँ टर्म्स को। ई नॉट ओवर एच सी
1/n l² माइनस 1/n u²। इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये ई नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, और चूंकि मैंने शुरू में ज्यूम ये किया था कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है, तो मैं लिहाजा इसके साथ आर इन्फिनिट आर लिखता हूँ, इन्फिनिटी का सिंबल लगा देता हूँ। सो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसमें न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है। एन एल को मैं k² से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एन यू को मैं एन से, सॉरी, मैं आपकी बुक वाली नोटेशन यूज करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इनको दोबारा रिप्लेस कर रहा हूँ। सो ये सिर्फ रिप्लेसमेंट है, वेरिएबल्स को नए नाम दे दिए। इसको मैं एन कह देता हूँ, जनरल एन, और इसको k² कह देता हूँ। ये फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब k की वैल्यू n से बड़ी होगी, वरना ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k। वन सो इस सूरत में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देंगे, और यहाँ पर हम आर नॉट को डिफाइन कर रहे हैं, सॉरी आर इन्फिनिटी को डिफाइन कर रहे हैं ई नॉट ओवर एच सी। अगर आप यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू इंसर्ट करें तो ये आपको देगा m e⁴ ओवर 4π c h⁻3। एक दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पर h बार आएगा या h आएगा, मुझे अब तक याद नहीं है कि मैंने इसको क्रॉस चेक किया था या नहीं। इसको हम, और इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1.097373 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। सो ये असल में आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है, और ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है ये असल में रेडबर्ग फार्मूला है। यहाँ पर अगर आप n को 2 करेंगे तो ये आपको बाल्मर सीरीज का फार्मूला मिल जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि बोहर की assumption को इस्तेमाल करके हम लोग रेडबर्ग फार्मूले को रिकवर कर सकते हैं। ये वही फार्मूला है जो हमने पहली स्लाइड पे लिखा था यहाँ पर। सो अगर मैं ये एग्जैक्टली वही फार्मूला बना है, यहाँ पर मैंने एच लिखा हुआ है क्योंकि मैं न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट कंसीडर कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी जगह एम पी लिख दूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंसर्ट कर दूंगा, तो मैं उसको आर एच से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये असल में एक करेक्शन है जिसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे जब हम बोहर के मॉडल में करेक्शंस कर रहे होंगे। सो अगर आप यहाँ पर एन को 2 कर दें तो आप बाल्मर सीरीज को भी रिकवर कर सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इसको भी रिकवर कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा मकसद नहीं है। सो हम देख सकते हैं कि बोहर ने एक जनरल फार्मूला हमारे सामने रखा था जो ना सिर्फ बाल्मर सीरीज को डिस्क्राइब कर रहा है बल्कि हाइड्रोजन एटम की सारी ट्रांजिशन लाइंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो ट्रांजिशन लाइंस आपके पास लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पास्कन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, फंड सीरीज है, हम्फ्री सीरीज है, और भी जो पॉसिबल सीरीज हमारे पास मौजूद होती हैं। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर के। सो अब हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में। इसकी थ्योरी ये है कि लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस का कोई जखीरा पड़ा हुआ है। सो लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन गैस मौजूद है। इसमें मैं व्हाइट लाइट के फोटॉन्स को बम्बार्ड करवाता हूँ। व्हाइट लाइट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि व्हाइट लाइट में
हर तरह की फ्रिक्वेंसीज मौजूद होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये लाइट इसमें से पास करेगी और बाहर निकलेगी तो कुछ फ्रिक्वेंसीज एब्सेंट हो जाएंगी, हर तरह की फ्रिक्वेंसी हमें नज़र नहीं आएगी। सो सर्टन फ्रीक्वेंसी जो होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस ने कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया और बाकियों को बाहर निकाल दिया है। ये जो पैटर्न हमें फिर इस गैस के साथ मिलता है, इस पैटर्न को हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब सवाल ये है कि वो जो फ्रीक्वेंसी की लाइंस मिस हुई हैं वो गई कहाँ पर? आपको तो आधा पैटर्न मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो कॉरेस्पॉन्डिंगली जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर सारी की सारी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं इसके एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब है कि कोई भी एटम कुछ फ्रीक्वेंसीज को अब्जॉर्ब करता है और जो रह जाती हैं वो उसके एमिशन स्पेक्ट्रम में जाहिर होती हैं, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी मिस नहीं होती। हर तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस एटम के अंदर जितनी भी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस है एटम के अंदर वो सारी की सारी किसी ना किसी स्पेक्ट्रम में, किसी ना किसी सीरीज में लाजमी मौजूद होती हैं। अभी हमने जो दो फार्मूलाज डिराइव किए थे, एक तो ये फार्मूला बोर की जो असम्पशन है, ई अपर माइनस ई लोअर, और दूसरा फार्मूला जो भी हमने निकाला है 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी 1/n² माइनस 1/k²। ये दोनों फार्मूला जो हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए हैं, ये एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए नहीं है। सो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इनको प्लस माइनस से इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो ई एल माइनस ई यू कर दें और इसी तरह यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा दें, वो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली एमिशन स्पेक्ट्रम दे देगा। आमतौर पर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो n इक्वल टू 1 स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में हमारे सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ लाइमन सीरीज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन लाइमन सीरीज से जो रेडिएशन निकलती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर होती हैं, वो विजिबल रेंज में नहीं होती, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें लैब के अंदर चेक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बहुत हाई एनर्जी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हम बाकी लाइंस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाल्मर पास्कल ब्रैकेट और फंड सीरीज को भी। इसकी एक वजह ये भी है कि एटम अपने एक्साइटेड स्टेट्स में बहुत कम देर के लिए रहते हैं, क्योंकि बाकी लाइंस एमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपर ऑर्बिट्स में जाना होगा। ये अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइमन सीरीज तो यहाँ से हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में गया और यहाँ से लाइमन सीरीज एमिट हो रही होगी। लेकिन ब्रैकेट फंड या दूसरी सीरीज एमिट करने के लिए इसको अपर ऑर्बिट्स में जाना होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन एटम अपनी इस तरह के एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर के लिए रह नहीं सकता। आमतौर पर जो एक्साइटेशन टाइम होता है वो सिर्फ 10⁻⁻10 सेकेंड्स होता है, यानी कि एक सेकंड का 10 अरबवां हिस्सा। इतना स्मॉल टाइम है कि हम उसको आम रूटीन में विजिबल एक ह्यूमन लेवल पे जाकर उसको नहीं देख सकते नेकड आई से। इसकी वजह से हमें नजर नहीं आती बाकी लाइंस, लेकिन उन्हें लैब में चेक किया जा सकता है। एक ये भी एक वजह है कि क्यों ये असल में शॉर्ट टाइम पीरियड इस बात का आंसर है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में क्यों मौजूद होते हैं, या बाकी एटम्स ग्राउंड स्टेट में ही क्यों स्टेबल होते हैं, बाकी स्टेट्स में क्यों स्टेबल नहीं होते। अब हम लोग इन्हीं फार्मूलाज का इस्तेमाल करके उस इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहे हैं दोबारा से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने शुरू में कैलकुलेट की थी, इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी इन बोहर मॉडल। उसके लिए हमें करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, सारा कुछ हम लोग पहले कर चुके हैं। हमने शुरू में एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी थी कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। वही इक्वेशन दोबारा लिख देते हैं, एन एच ओवर एम आर एन। आप आर एन की वैल्यू इंसर्ट करें, एम ए नॉट एन स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वी एन का रिलेशन आएगा 1/n एच बार ओवर एम ए नॉट। अगर आप यहाँ पर वैल्यू भी इंसर्ट कर दें, ए नॉट, ये इसकी ए नॉट की एक्चुअल वैल्यू, तो आपके पास एक रिलेशन इस फॉर्म में आएगा, E² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच बार। ये असल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व
कर रहा होता है। और यहाँ पर हम क्लासिकल थ्योरी को, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके क्लासिकल थ्योरी को रद्द कर सकते हैं कि क्यों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। अगर हम n को 1 एज्यूम करें तो आपके पास Vn बराबर आ जाएगा h बार ओवर m a नॉट के। सो इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये वाली जो वैल्यू है ये असल में स्पीड ऑफ लाइट के 1% से भी लेस है। इट इज लेस देन, आप इसको रेशियो लेके चेक कर सकते हैं, इट इज लेस देन 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अंदर फॉल करना है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि ना तो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग पॉसिबल है और ना ही क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। उसकी रीजन हम बाद में देखेंगे कि क्यों रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स उनको वायलेट करती है। इस वक्त सिर्फ एक चीज ध्यान में रखें कि उसकी वजह से कॉजेलिटी वायलेट हो जाती है, कि अगर आपके पास v ज्यादा हो स्पीड ऑफ लाइट से, बल्कि बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ ज्यादा ही अगर हो, सो कॉजेलिटी वायलेट्स, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता। सो बहरहाल अब हम यहाँ पर एक क्वांटिटी डिफाइन करना चाह रहा हूँ मैं। असल में ये मैंने इसलिए फार्मूला निकाला था कि मैं पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी को और स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो को इस्तेमाल करके एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, डायमेंशनलेस नंबर यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। आप v1 और c की रेशियो लें, ये आपको एक नंबर देती है जिसको मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ। सो ये क्वांटिटी बनेगी h बार ओवर m a नॉट c। और एस्टोनिशिंगली ये नंबर बराबर आता है 1/137 के। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है एटॉमिक फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में और इवन फिजिक्स में, इन जनरल फिजिक्स में। इस नंबर को हम लोग नाम देते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का। सो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट आपके पास 1/137 के बराबर आता है। इसके बारे में आप इंटरनेट पे लाजमी सर्च कीजिएगा कि इसकी मजीद डिटेल्स क्या है इस नंबर की। इस चूंकि इस वक्त ये मेरे इस टॉपिक का स्कोप नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा ना कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा था कि आप इस नंबर को बोर की एटॉमिक थ्योरी से भी डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ना ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है अब बोहर की एटॉमिक थ्योरी में। एक तो ये कि बोहर की एटॉमिक थ्योरी सेमी क्लासिकल है। एक तो ये सेमी क्लासिकल है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे रिडबर्ग फार्मूला यहाँ से डिराइव हो रहा है, बहुत सारे फीचर्स को सही एलेबोरेट कर रही है। इसका मतलब है इसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है, मैनी सक्सेसेस। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन प्रिंसिपल इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इन प्रिंसिपल ये गलत है। इसका मतलब है कि ये एक तो सेमी क्लासिकल है, हमें चाहिए कि हमें एक फुली फ्लेज्ड क्वांटम थ्योरी चाहिए। और वो थ्योरी हम लोग डेवलप करेंगे कुछ चैप्टर, कुछ 2-3 हफ्तों के बाद उस तरफ आएंगे। उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जो बोहर की थ्योरी है वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स के ऊपर इस हालत में इम्प्लीमेंट हो सकती है। फ्लॉज, ये सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स पे इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा, ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। सो यानी कि आप इसको हाइड्रोजन पे अप्लाई कर लें, आप इसको हीलियम पॉजिटिव पे अप्लाई कर लें जिसमें एक हीलियम के आयन पे, या लिथियम प्लस प्लस पे अप्लाई कर सकते हैं।
आखिरी दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, लेकिन आप इसको हीलियम पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसको लिथियम पॉजिटिव पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा ऑर्बिट्स होते हैं, इनके दरमियान एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। सो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो बहुत कामयाब थ्योरी है। सो जिसकी वजह से इसमें कुछ फ्लॉज आते हैं, इनमें से कुछ फ्लॉज को तो हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे अभी कुछ देर में। बस हमारे 3-4 पेजेस रह गए करने वाले। फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? बल्कि मैं सिर्फ आपको एक टॉपिक और करवाता हूँ, करेक्शन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, हमारे पास 15 मिनट है अभी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? कि अगर नहीं तो फिर हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, बोहर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ कि कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल होता क्या है, या हम इससे क्या मुराद लेना चाह रहे हैं। आपने ये देखा था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम, मुख्तलिफ रीजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ लॉज मौजूद हैं। आपके पास वाइन्स लॉ मौजूद था, रेले जीन्स लॉ मौजूद था, लेकिन उनकी अपनी एक वैलिडिटी थी और वो बहुत सारे फिनोमेना को एलेबोरेट नहीं कर पा रहे थे। सो जिसकी वजह से हमें एक ज्यादा अच्छी थ्योरी चाहिए थी। वो अच्छी थ्योरी प्लांक्स की थ्योरी की शक्ल में सामने आई। लेकिन अगर हम वहां पर देखें तो हमने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशन वहां पर भी डिराइव किए थे। वो ये कि बोहर की क्वांटम थ्योरी क्लासिकल लॉज के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। एक अगर हम बोहर के लॉ को शॉर्ट वेवलेंथ के लिए स्टडी करें तो वो एग्जैक्टली वाइन्स लॉ, वाइन्स एक्सपोनेंशियल लॉ आपको देता है। अगर आप उसे लार्ज वेवलेंथ के लिए डिस्कस करें तो आपको रेले जीन्स लॉ में कि रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। यहाँ पर भी बहुत सारे फीचर्स क्लासिकल थ्योरी से एलेबोरेट हो रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स क्वांटम थ्योरी से एलेबोरेट नहीं हो रहे, और बहुत सारे फीचर्स क्लासिकल थ्योरी से एलेबोरेट नहीं हो रहे, लेकिन क्वांटम थ्योरी उन्हें सक्सेसफुली एलेबोरेट कर रही है। अब इस बात के दो मतलब हुए, या तो क्लासिकल थ्योरी मुकम्मल तौर पर गलत है इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए, या अगर वो मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है तो फिर दरमियान में कोई एक पॉइंट तो ऐसा होना चाहिए जहाँ क्लासिकल और क्वांटम के रिजल्ट्स आपस में मिल रहे हो, मैच कर रहे हो। तो जहां पर वो रिजल्ट्स मैच करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट। वो प्रिंसिपल जो इस फिनोमेना को डिस्क्राइब करता है उसे कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। उस दौर में बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल्स डिफाइन किए, स्टेटमेंट्स उनकी दी, लेकिन जो सबसे फिजिबल कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है वो असल में बोहर का ही कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है। मैं उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एक दफा लिख देता हूँ। इन द लिमिट्स ऑफ in the limits where classical and quantum theories should agree, the quantum theory must reduce to the classical theory। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि क्वांटम थ्योरी ज्यादा बेहतर है और वो सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको क्लासिकल थ्योरी भी ठीक ठीक साबित कर रही है, बता रही है, तो इसका मतलब है कि क्वांटम थ्योरी ज्यादा अच्छी थ्योरी है और क्लासिकल थ्योरी एक तरह से इसका एक स्पेशल केस हो सकता है। वो खास रीजन है जहां पर क्लासिकल थ्योरी अप्लाई हो रही है। सो बोहर का आइडिया ये था कि जहां जिस लिमिट में जाके, जिस पॉइंट पर जाके, जिस रेंज में जाके क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी के रिजल्ट्स मैच कर रहे होते हैं, उस जगह पर क्वांटम थ्योरी को लाजिमन क्लासिकल थ्योरी में रिड्यूस होना चाहिए। मसलन जिस तरह हमने देखा था कि लार्ज वेवलेंथ के लिए क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल रेले जीन्स लॉ दोनों सेम रिजल्ट दे रहे थे। इसका मतलब है कि जब आप लेमडा को बहुत ज्यादा कर दें, इन लार्ज कर दें, इनफाइनाइट कर दें, तो उसको क्लासिकल थ्योरी में रिड्यूस होना चाहिए। सो हमने देखा था कि प्लांक्स लॉ को हम लोग लार्ज वेवलेंथ के लिए रेले जीन्स लॉ में कन्वर्ट कर सकते थे। तो असल में यहाँ पर भी वही आइडिया है।
सो क्या हम यहाँ पर बोहर की थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसलिए अब हम देख सकते हैं कि ऐसा तो उसी वक्त हो सकता है कि जब आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट बहुत ज्यादा अहम ना हो। अब क्योंकि पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी एक ही कांस्टेंट के ऊपर रिलाई कर रही है, जिसको हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। और प्लांक्स कांस्टेंट जो होता है वो असल में एटॉमिक साइजेस पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। सो अगर हम ये करें कि एटम का साइज इंक्रीज कर दें, एटम का साइज इंक्रीज करने से मुराद ये है कि आपका एन ज्यादा होना चाहिए, एन बड़ा होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होना चाहिए। सो अगर आपका एन लार्ज होगा तो आपके पास क्वांटाइजेशन इफेक्ट्स जो होंगे वो मिनिमम होंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्लांक्स कांस्टेंट होगा एच अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो अब हमने ये कहा है कि लार्ज एन के लिए बोहर की क्वांटम सेमी क्लासिकल या क्वांटम थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी में रिड्यूस हो जाना चाहिए। अब हम इस चीज को साबित करके देखते हैं फ्रीक्वेंसीज के लिए कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं। मैं अब हम फ्रीक्वेंसीज के रिलेशन डिराइव करेंगे। अ, मैं क्लासिकल फ्रीक्वेंसी को ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, कि जो हमने शुरू में कहा था कि एटम जिस जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है वही उसकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होगी। सो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होता है। सो एफ आपके पास बराबर आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। और ओमेगा के लिए रिलेशन आपके सामने, आपने ओमेगा के लिए रिलेशन भी पढ़ा हुआ है कि 2 पाई, सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया रिलेशन, ओमेगा ओवर 2 पाई। सो आप इसको 1/2 पाई कह सकते हैं। और ओमेगा के लिए आपने एक रिलेशन पढ़ा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि आर और v के लिए हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। सो मैं इसको लिख देता हूँ v ओवर आर। अब हम 1/2 पाई एज इट इज रहने देते हैं, 1/r भी एज इट इज है। क्लासिकल फार्मूला जो हमने थॉमसन के प्लानिटरी मॉडल में निकाला था उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ E/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर पावर 1/2। सो ये चीज आपके पास बन जाएगी 1/2 पाई E² /4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम R² 1/2 R3। सो ये आपके पास क्लासिकल रिलेशन मौजूद है। ये आपने क्लासिकल रिलेशन अभी डिफाइन किया है। सो हमने आर एन को पढ़ा हुआ है कि आर एन हमारे पास किसके बराबर होता है। मैं इसको यहाँ पर आर एन कह देता हूँ। आर एन सेंस आर एन इज इक्वल टू n² ए नॉट के बराबर होता है। सो एफ क्लासिकल आपके पास बराबर आएगा, ये वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। So, आपको जो रिलेशन मिलेगा Me/4/4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H3 1/n3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 10 है। सो ये मेरे पास क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है। जस्ट लेट मी चेक वन थिंग कि मैंने किसी जगह कोई क्वेश्चन नंबर मिस तो नहीं कर दिया, बाद में फिर वीडियोस देखते हुए आप लोगों को इशू ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 8 है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने लिखी थी। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कहा है और क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको कह रहा हूँ।
तो ये मैं सिर्फ इसलिए लिखे ताकि आप जब बाद में वीडियोस देख रहे हो या लेक्चर नोट्स देख रहे हो तो आपको इशू ना हो। तो बहरहाल हमने क्लासिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है। इसमें हमने अभी तक बोहर की किसी पॉस्टुलेट को यूज नहीं किया। अब हम बोहर के पॉस्टुलेट को यूज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिलेशन आता है। क्या लार्ज एन के लिए वो रिलेशन इसी के बराबर आता है या नहीं आता। अब बोहर का पॉस्टुलेट हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें दोबारा से बोहर की assumption बी को देखना होगा। assumption बी ये कहती है कि जो ट्रांजिशन होगी वो किसी ना किसी डेफिनेट स्टेट के दरमियान होनी चाहिए। सो वो स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं। जिस तरह हमने अभी बात की थी हायर और लोअर स्टेट की, तो या तो वो n+1 और n के दरमियान हो सकती है, या n और n-1 के दरमियान हो सकती है, उसी तरीके से सो ऑन। सो हम इनमें से इन दो स्टेट्स को ले लेते हैं और इसके लिए बोहर के फार्मूले को, बोहर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। सो एफ बोहर बराबर आएगा E0/h। ये वो लैम्डा वाले फार्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, ये आप चेक कर सकते हैं। so, इसका एच एफ को इधर ले जाएं और ये डेल्टा ई का डिफरेंस होगा 1/n² -1/n+1²। इसको सिंप्लीफाई कर लें, E0/h 2n+1/n² n+1² E0/h 2n+1/n² n4 sorry n² +1+2n E0/h। यहाँ से n कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आएगा 2+1/n। यहाँ से n² कॉमन ले लें, ये n4 हो गया। यहाँ पर आ गया 1+1/n² +2/n। if n is large, सो 1/n भी निगलेक्ट हो जाएगा, 1/n² भी निगलेक्ट हो जाएगा। मैं जिन टर्म्स के नीचे ग्रीन अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी, डबल अंडरलाइन किया हुआ जिनको। सो आपके पास और ये n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बोहर का रिलेशन बनेगा, बोहर फ्रीक्वेंसी का एफ बोहर इक्वल्स E0/h 2/n3। सो 2E0/hn3। यहाँ पर आप E0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको जो रिलेशन मिलेगा, अब ये बोहर का E0 आपने इंसर्ट करना है यहाँ पर जो बोहर हमने कैलकुलेट किया था। तो ये नंबर बराबर आएगा me4/4 ε0² h3 1/n3 के। और ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली क्लासिकल एक्सप्रेशन के बराबर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज बोहर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन हमें ये, और हम बार बार इस रिलेशन को चेक करेंगे पूरे कोर्स में। आ, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जब आपके पास n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लार्ज होता है तो असल में क्वांटम इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाते हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे पास आ जाती है। सो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल में रिड्यूस करना हो तो आप सिंपली इस कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो लार्ज ऑर्बिट्स के लिए हमने बोहर कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को वेरीफाई कर लिया है। सो अभी इसमें हमने कुछ करेक्शंस करनी थी। आज हमारी क्लास भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है, तो जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं प्रॉपर मिल रहा। सो ये हम कल के लेक्चर में फ्रैंकफर्ट एक्सपेरिमेंट के साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। कल आपका क्विज भी होगा। सो मैं अब रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ।